नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए खान सर का जो आपका 40 सेट वाला आपका बुक आपका लॉन्च किया गया था। इसका कुछ मैंने आपको सेट ऑलरेडी आपको कवर करा दिया था, जिसमें कि लगभग आपको 3 तक करा दिए थे। काफ़ी सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि इस बुक को कवर करा दिया जाए। तो इसका देखिए कंप्लीटली मटेरियल्स क्या है कि आपको ग्रुप में डाल दिया गया है, जो आपका पैड ग्रुप है, जिसका फी आपका 99 है। तो जो कैंडिडेट अभी तक ऐड नहीं है, इसके अंतर्गत आप ऐड होकर के जो है सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और जो आपका 40 सेट वाला बुक आपको लॉन्च किया गया है, इसमें कंटेंट आपको काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है। इसको आप सभी लोग जो है 40 सेट में 40 सेट आपको रट लेना है। बाकी आपका क्लास आपका कंटिन्यू है, जो आपका चल रहा है, तो लगातार आप लोग लगाते रहिए इसको। और निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट जो है बिल्कुल आपका हुआ है। 70+ जो है काफ़ी सारे छात्र जो है बिल्कुल पार कर पाए हैं, क्योंकि मैंने सेशन बाय सेशन आपको सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया है। ज्ञानबिंदु जीएस अकेडमी हो, चाहे आपका खान सर हो, या फिर आपका कोटलिया जीएस हो, जो बड़े बड़े आपके संस्थान थे आपके, जहाँ से रिजल्ट आपके निश्चित तौर पर आपके करवाए जाते हैं, तो इन सभी को ऑलरेडी मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। टेस्ट आपका मॉर्निंग में 10 बजे चलता है, ऑलरेडी आप सभी लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक टेस्ट को कवर करने वाले हैं, यानी सेट को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट अभी तक टेस्ट जो है नहीं लगा रहे हैं ग्रुप के अंतर्गत ऐड होकर के, तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, जिसका फी आपको 99 पेमेंट करना है। इसके अंतर्गत आपका क्या है कि जो भी आपका न्यू अभी आपका पैटर्न आपका चेंज किया गया है, इसमें आपका टू द पैटर्न आपके 10th और 9 के संपर्क जितने भी आपका चैप्टर को टच किया गया, इन सभी का आपको निचोड़ आपको डाला जा रहा है, ताकि प्रॉपर तरीका से चीज़ों को क्लियर कर पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उसके अंतर्गत क्या है कि आपका जैसे हिंदी है, मैथ है, इन सभी का आपको कंप्लीटली A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसको कवर कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना है आपके बिल्कुल आपके ना के बराबर आपके होंगी। तो प्रॉपर तरीका से सिलेबस के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कवर करिए। और टेस्ट आप लगाइए ऑथेंटिक, जो आपका टेस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, प्रॉपर तरीका से टेस्ट लगाइए, बिल्कुल आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 7050513705 पर आपको कॉल या SMS करके आपको सिंपली इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी देखिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, ये आपका हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। लेकिन रिसेंटली अभी आप देखिएगा वर्तमान में, तो आपका जो रोहिणी नामक स्थान है, ये आपका देवघर यानी कि झारखंड में आपका चला गया है। क्योंकि आपका क्या है कि 15 नवंबर 2000 को, ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को आपका क्या है कि जो बिहार है, ये आपका क्या है कि जो बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ है। कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। जबकि 1857 की जो क्रांति फ्रेंड्स आपका हुआ था, ये आपका बिहार में अब आपका नहीं रहा है, लेकिन ये आपका हुआ कहाँ था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर हुआ था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, ये आपके पूछे जा रहे। दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया, इंदिरा गांधी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोणार्क नाटक के कवि कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका से सभी क्वेश्चंस को तैयार रखिए। सर आपका जो है 9th और आपका 10th के समकक्ष आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो आपका यहाँ पर ऑफिशियल आपका क्वेश्चन पेपर है, तो प्रॉपर तरीका से इसको लगाइए। कहा जा रहा है कालाशोक कौन से वंश से संबंधित है, ये आपके पूछे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर कालाशोक की बात करेंगे तो ये आपका शिशुनाग वंश से संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा। 2-3 बार रिपीट करो इसको अभी तुरंत आप। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शिशुनाग वंश से संबंधित है। अगला कहा जा रहा है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो है भारत के अंतर्गत कौन सा जो है राज्य बना था, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश ही है, जो कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्यों का गठन किया गया था, ये आपके आंध्र प्रदेश है। अगर बात करेंगे भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो ये आपका तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। देखिए 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ा गया था, तो ये आपका तेलुगु जोड़ा गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो 1956 में हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीन की खोज किसने की थी। देखिए याद रखिएगा कि जीन का जो खोज है ये आपका किया गया था जोहान्स के द्वारा, ठीक है, जोहान्स वर्ग के द्वारा किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा। तो देखिए आपका पावापुरी की मित्रों बात किया जाए तो ये आपके नालंदा के अंतर्गत पड़ता है, बी करेक्ट हो जाएगा। पावापुरी कहाँ पर है दोस्तों आपका? तो ध्यान रखिएगा भगवान महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था, और महावीर जी ने जो है अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। ध्यान रखिएगा जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में आपके पड़ता है। तो क्लियर है इतनी चीजें यहाँ से आपका, यहाँ पर आपका बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? लगाइए आंसर आप लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर बात किया जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? देखिए कोई भी सेट को आप अगर लगाइएगा तो ये आपका सभी में आपका जो है 70+ आपका चला जाएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी आपका सिलेबस था इसको मैंने कवर करा दिया है। अब आप सभी लोग आराम से टेस्ट लगाइए, आपको सारे में जो है 70+ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइडेंस बेस भी मैंने जो है आपको प्रोवाइड किया है। और जो छात्र ऐड होना चाहते हैं पैड ग्रुप से तो फटाफट आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं, निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट होगा। और प्रॉपर तरीका से रिवीजन के लिए आंसर आपको जो है टिक करके PDF आपको मिल रहा है, तो प्रॉपर तरीका से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए कंपटीटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो ये सब कतई संभव नहीं है। आप सारा सिलेबस को पहले क्लियर कीजिए। सिलेबस ज़्यादा आपका कुछ नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्लियर कर दिया है। और मैंने ऑथेंटिक आपको कवर कराने के बाद टेस्ट पर आप सभी लोगों को लाया हूं जो प्रॉपर तरीका से जुड़े हुए थे, तो निश्चित रूप से 70+ जो है पार कर चुके हैं। और बाकी जिसके पास समय है तो नोट्स आप निकलवा लीजिएगा, नोट्स आपको डाल दिया गया है पूरा का पूरा, तो निकलवा करके टिक मार करके सामने आप रख करके पढ़िए। देखिए कहा जा रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है। और विटामिन ए जो है सबसे अधिकतम गाजर में पाया जाता है। और मित्रों अगर बात किया जाए विटामिन ए को जो है इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी जो है सबसे अधिकतम मात्रा में केला में पाया जाता है, इसकी कमी के कारण से बेरी नमक रोग होता है और इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की अगर बात करेंगे तो आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला के अंतर्गत पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण से बाल का झड़ना या त्वचा में अनेक प्रकार की बीमारी होना यह आपका विटामिन सी का लक्षण है। इसके अलावा विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। और ये आपके जो है मछली के कॉड लिवर तेल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये आपका किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। कब किया गया है? तो 1931 में न्यूट्रॉन का जो खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। देखिए जो वाष्प इंजन होता है ये कहा जा रहा है कि वाष्प इंजन जो है कहा जा रहा है कि डैश कहा जा रहा है एक उष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टीम से काफ़ी सारी चीज़ें आपका चलता है, जैसे कि चलने के बाद आपका स्थितिज ऊर्जा आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो उष्मीय ऊर्जा है ये आपका किसमें, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित आपका हो जाता है। अगर दोस्तों बात किया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, फॉर्मूला होता है 12mv²। यहाँ से कई बार आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका हीलियम का किया जाता है। इसके अलावा वायुयान का टायर में भी जो है हीलियम का आपका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका ज्वलनशील नहीं होता है और प्लस ये आपके हल्के होने के कारण से वायुयान के टायर में और गुब्बारे में आपका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन दिया गया, हीलियम दिया गया, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने लिथियम लगा दिया, हीलियम बोल करके ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का टोटल आपका 3 समस्थानिक होता है, जिसे आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, और हाइड्रोजन का जो है निश्चित स्थान नहीं मिल पाया है, तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B+ आकुल, ठीक है, ये आपका व्याकुल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी सेट को उठाइए, देखिए आपका सारा क्वेश्चन आपका आ रहा है। देखिए अगर बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव का, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका मुख्य रूप से आपका कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि √5 क्या है? तो देखिए जो भी जो है ये आपका संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये आपका अपरिमेय होता है। और जैसे कि मान लिया जाए रूट आपका 4 है तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका √5 दिया गया है, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेंटीमीटर दिया गया है, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, कोई खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। सुबह में मॉर्निंग में आपका 10 बजे आपका लाइव चलता है, जो नए कैंडिडेट है टाइम को नोट कर लीजिएगा। मॉर्निंग में आपका 10 जो है AM में आपका लाइव चलता है, पुनः आपका 30 बजे आपका 3 बजे लाइव आपका क्लास चलता है, और ये आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट लीजिए पूरा का पूरा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो या लाइव शेड्यूल आपका रिलीज किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन का। जबकि अगर बात करेंगे कि जो विद्युत हीटर होता है ये आपका नाइक्रोम का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मित्रों बात करेंगे कि जो विद्युत टंगस्टन होता है इसका गलनांक कितना होता है, तो ये आपका 3000 से लेकर के जो है
3500, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका लगभग 3000 से लेकर के आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, गलनांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है। देखिए पूछा जा रहा है WHO का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर आपका जेनेवा के अंतर्गत है। इसके अलावा WTO की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका भी मुख्यालय जो है जेनेवा के अंतर्गत है और ये व्यापार का सबसे बड़ा संस्था है और ये आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। एक आप वृत्त बनाइए, यहाँ पर देखिए आपका ये सभी आपका जीवा है और सबसे बड़ी जीवा आपका व्यास कहलाता है, जो बीचों बीच से आपका गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको व्यास तो दिया नहीं गया है, व्यास आपका चलिए दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत में वृत्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, ये आपके पूछे आ रहे। चलिए इसका आंसर लगाइए तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में देखिए वृत्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक आपका रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 जो है अप्रैल से आपका 31 मार्च तक भारत का वृत्तीय वर्ष आपका शुरू होता है लेखा जोखा का, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए जो आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा 2022 का है, रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो आप सभी लोगों को मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको चीज़ें कवर कराया है वो आपका हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए RBI जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं या बैंकों का बैंक कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ है मित्रों, तो ये आपका अप्रैल जो है 1935 में हुआ है। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 1969 में सर्वप्रथम जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में भारत में कितने बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका टोटल आपका 12 बैंक है जो कि आपका भारत के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत है। तो ये सभी पॉइंट आपके माइंड में फिट होने चाहिए भेजा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि माध्य पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। आइए इसको देख लेते हैं। तो माध्य आपको 10 दिया गया है, लेकर के चलिए। अब देखिए 7 प्लस आपका 8 प्लस आपका 9 प्लस आपका 12 प्लस आपका x, और देखिए कितना डिजिट को आपने ऐड किया है 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 से डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि COOH में कहा जा रहा है कार्यात्मक ग्रुप क्या है, यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं मित्रों, आपका एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसी को हम लोग जो है यहाँ पर कहते हैं, इसको हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस सहायक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर रिपीट किया गया क्वेश्चन से। तो आंसर बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट मैकेनिकल युक्त स्याही आपको दिया गया है, जो कि फाइनली अगर देखिएगा तो यही आपका करेक्ट है, ये आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट जो है केमिकल स्याही युक्त आपका होता है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग याद रखिएगा कि जो है पूछा जाता है कि जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया है। तो मित्रों याद रखेंगे ये आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो है मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपका कर दिया गया है। डेट इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ यहाँ से क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या है। तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रा का आपका वाट होता है या तो फिर आपको जूल पर सेकंड दिया रहेगा, तो दोनों को याद रखिएगा। कैसे जूल पर सेकंड होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है P बराबर W बटे आपका T होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको P यानी शक्ति यानी पावर, इसका क्या हो जाता है, तो वाट हो जाता है। और इसी को जूल हम लिख सकते हैं, W को क्या लिखेंगे जूल, और समय को क्या लिखेंगे सेकंड। तो वाट बराबर आपका दिया रहता है जूल पर सेकंड फंसाने के लिए। तो आप लोग फंसने वाले हैं नहीं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप धुआं करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको माध्य निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, चूंकि मैंने आपको जस्ट आपको सॉल्व करके बताया है। यहाँ पर देखिए आपको माध्य दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर निकल करके जो आएगा ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसमें से
तरल तत्व कौन सा है। ठीक है, देखिए आपका जैसे कि दोस्तों अगर बात किया जाए धातु में, अगर बात करेंगे हम लोग धातु में, तो ये देखिए आपका पारा है यानी कि मरकरी है जो कि आपका द्रव अवस्था में। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा अधातु के बारे में, तो अधातु में आपका ब्रोमीन है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पारा का अच्छा सिंबल क्या होता है, तो Hg होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 80 होता है। पारा का प्रयोग दोस्तों आपका जो है थर्मामीटर में किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो पारा से है इससे आपका भखरा सिंदूर बनता है जिसका फॉर्मूला HgS आपका होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो क्विक सिल्वर के रूप में पारा को आपको जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका आता है हमेशा, अमलगम क्या है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी एक तत्व के साथ अगर उसमें पारा को मिला दिया जाए, Hg को मिला दिया जाए, तो इसे दोस्तों कहा जाता है अमलगम। इन सभी पॉइंट को आप अपने भेजा के अंतर्गत इसको जो है भेजा के साथ आप जो है अपने दिमाग के अंतर्गत इसको आप रखिए प्रॉपर तरीका से। क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपका हूबहू देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल के अंतर्गत इस बार, क्योंकि सिलेबस आपका क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। कहा जा रहा है उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद कितना धन चुकाना होगा, ये आपके पूछे जा रहे। देखिए टोटल आपको पूछा जा रहा है कितना धन चुकाना होगा, ब्याज समेत आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका कितना है, तो 10,000 है। 10,000 लिखिए। अब देखिए मान लिया जाए कि 100 अगर आप किसी को राशि देते हैं, तो क्योंकि परसेंटेज की चर्चा किया जा रहा है और जब भी परसेंटेज से रिलेटेड आपका चर्चा होता है तो हम लोग 100 जो है मान करके चलते हैं, इसको ट्रिक से बना रहे हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि आप देखिएगा तो 3 साल के लिए दे रहे हैं और 5% ब्याज है, तो 5 तरीक कितना हो जाएगा ब्याज आपका, ये आपका हो जाएगा 15%। ठीक है, कितना हो जाएगा 15%। और आपने दिया कितना है पैसा, 100 रुपया मान करके चलिए 100 रुपया, तो 100 में ही आपका क्या है 15% आपका ब्याज भी आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 115, इसको काटिए आंसर आ जाएगा। 00 से 00 जाएगा और देखिए जो है इस पर आपका कितना 2 जीरो आपका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 11,000 आपके 500 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मानव के हृदय में कितने व्यस्म पाए जाते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा अगर हम स्पीड अगर चल रहे हैं तो आप सभी लोग कमेंट करके इस जो है इस क्लास में बता दीजिएगा, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा ताकि प्रॉपर तरीका से आपको सारी चीज़ें कवर कराया जा सके। तो अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास से आपको जो है वो स्लो चलेंगे। देखिए मानव के हृदय में कितने व्यस्म पाए जाते हैं, तो इसमें आपका टोटल 4 पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पक्षी के भी हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है, जबकि रेंगने वाले जीव जैसे कि जो कि सरीसृप के अंतर्गत आता है, तो इन सभी में आपका 3 प्रोकोष्ठ पाया जाता है। जैसे कि आपका सांप है, मेढक है, इन सभी में आपका 3 ही पाया जाता है। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे मछली का, तो मछली में आपका टोटल आपका 2 प्रोकोष्ठ पाया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सलाइवा जिसे लार कहते हैं, कहा जा रहा है कि किसके पाचन में सहायक होता है। देखिए सलाइवा यानी कि लार जो है ये किसके पाचन के लिए सहायक होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठा ग्लूकोज या शर्करा के लिए आवश्यक होता है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस कदर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कहा जा रहा है कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा ये बसो मेरे जो है नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति जो है किनके द्वारा उद्धृत है, ये आपके पूछे जा रहे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई के द्वारा। एक बार रिपीट कीजिए आप सभी लोग। कहा जा रहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कहा जा रहा है कि जो है काव्य पंक्ति किनके द्वारा रचित है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई के द्वारा। अगला कहा जा रहा है कि घनानंद किस काव्य के कवि थे। चलिए आंसर लगाइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद किस काव्य के कवि है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति मुक्ति। चलिए क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति मुक्ति, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कहा जा रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको निकालना है क्या समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है 480, चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 8 6 48, तो यहाँ पर आपका 6 आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका कवर हो गया है और मैंने आपको कवर करा दिया है। तो देखिए C6H12 वो 6 होता है, जबकि अगर बात करेंगे चीनी का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा C12, H आपका 22 और O आपका 11 होता है, जो कि आपका चीनी का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, C12 आपका हो जाएगा C12, H आपका 22 हो जाएगा, O आपका 11 हो जाएगा, जो कि आपका चीनी का फॉर्मूला होता है। तो प्रॉपर तरीका से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। अच्छा, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, तो देखिए दोस्तों ये आपका लिखा गया है रामेश्वर बहादुर सिंह के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसमें आपका लगाया जाता है। चलिए पूछा जा रहा है कि बच्चों को जन्म देने के बाद
कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है, तेल, पानी, दूध, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 के प्रथम 18 गुणज का योगफल क्या होगा, ये आपके पूछे आ रहे हैं। देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 का आपका हो जाएगा 15 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको 18 गुणज तक आपको जाना है। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसका योग निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है SN बराबर n बट्टे आपका 2 इंटू आपका a प्लस आपका n-1 इंटू आपका d होता है 2a प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर रख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको n दिया गया 8 टोटल आपको दिया गया, तो n बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है तो 5 का आपका डिफरेंस होगा तो रख दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि जिसमें कोई वस्तु केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं, इसे एकाधिकार कहा जाता है। देखते ही अटैक कर देना है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते, कहा जा रहा है विद्युत चुंबक बनाया जाता है, देखते ही अटैक कीजिए तुरंत आप। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहे से। और दोस्तों अगर बात करेंगे अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो आपका इस्पात का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, कहा जा रहा है कि लुप्तप्राय औषधि पादप है। देखिए लुप्तप्राय औषधि पादप कौन सा है, आंसर बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इसबगोल। चलिए उस जो है कहा जा रहा है कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिन संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह कौन सा है। तो मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ऊर्जा का नियम कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ax² + bx + c = 0 के समान मूल हो, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। मॉर्निंग में मैंने आपको 10 बजे जो है आपको टेस्ट कराया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको 10 बजे ही आपको कराया था। मैंने आपको बोला है कि किसी भी टीचर को पकड़िए, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही, किसी भी टीचर को पकड़िए, प्रॉपर तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर करिए, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हो कुछ कहीं पढ़ रहे हो, ऐसे में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम आपकी बनी रहती है। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा b² माइनस आपका 4ac। अब कहा जा रहा है कि मूल क्या है, तो कहा जा रहा है कि मूल समान है, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो आपका चलिए इसको इधर लेकर के आप चले जाइए, तो b² बराबर आपका 4ac हो जाएगा। b² बराबर 4ac देखिए कहाँ पर है, आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा। b² बराबर 4ac कहाँ दिया है, तो ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि p और q विषम संख्या है, तब कहा जा रहा है कि विषम में से कौन सी संख्या सम होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। आइए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है विषम संख्या है पी क्यू, जैसे मान लिया जाए एक आपका विषम संख्या 1 है और कोई आपका 3 है, तो देखिए विषम को योग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सम ही आपका होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सम आ जाएगा, क्योंकि कोई भी दो विषम संख्या को लीजिएगा इसका योगफल आपका सम आ जाता है, तो यहाँ पर आपका बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहते हैं। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संयुक्त मांग, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठान के लिए किया गया था। देखिए दोस्तों याद रखेंगे, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के लिए किया गया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म के लिए। एक बार रिपीट करिए इसको, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के लिए, किस धर्म के प्रतिष्ठान के लिए किया गया था, तो सनातन धर्म के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण से। मुझे नहीं लगता है कि इसका 100% स्टूडेंट में से कोई इसका गलत बनाते होंगे, ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत नहीं होने चाहिए। इजी क्वेश्चन है लेकिन बराबर रिपीट करता है। कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला और जो है ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करो फिर से इसको, 23 जून आपका 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो देखिए मित्रों, अगर मुद्रा की जो है अगर बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा एक प्रकार के जो है क्रय की शक्ति है, यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी लोग फटाफट इसको बनाते हुए चलिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। तत्व की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हीरा एक प्रकार का तत्व है और हीरा प्रकृति में सबसे कठोरतम रूप में पाया जाता है जिसका अपवर्तनांक 242 होता है 2.42। हीरा जो चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से चमकता है। इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका हीरा है और दूसरा की अगर मित्रों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए खोजिए इसमें कहीं बैटरी दिया है क्या, तो यहाँ पर देखिए आपका इंजन नहीं होगा, जनित्र नहीं होगा, विद्युत कुंडली मोटर नहीं होगा, आपका वैद्युत कोष हो जाएगा जिसे बैटरी कहते हैं। जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये आपका वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है और पुनः यूज के समय ये जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर क्या होगा। देखिए आयतन किसी भी चीज़ों का अगर आप कम कीजिएगा तो इसका जो दबाव है ये आपका बढ़ जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिपीट करिए। अस्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, तो ये आपका बढ़ जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे सार्क SAA आपका RC होता है, कई बार आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। अब बात करेंगे हम लोग कि जो आपके सार्क है इसमें कौन सा देश सदस्य नहीं है, ये आपके पूछा है। इसका टोटल 8 देश जो है सदस्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा देश है जो कि आपका सदस्य नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव नहीं है। और देखिए याद रखिएगा कि सार्क का जो है सबसे बड़ा देश सदस्य कौन सा है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कौन है तो ध्यान रखिएगा ये अपना भारत है। पूछा नहीं जाता है बल्कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहे हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। एम्पियर मारिए खटाक से आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। चलिए इसका आंसर लगाइए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है ये आपके पूछे आ रहे, तो इनमें से आपका यहाँ पर कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर देखेंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है ये लगभग आपका 60 किलोमीटर तक आपका होता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये सारा कुछ आपका कवर है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा ये सारा क्वेश्चन आपका कवर है। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। 80+ इसमें आपको स्कोर करना है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने के बाद लोहा का जो दोस्तों भार होता है ये आपका बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो ब्राजील लगाइए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चीनी में अगर दोस्तों बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश अभी अग्रणी राज्य है चीनी का उत्पादन में। और जो है भारत के अंतर्गत चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है क्लियर रूप से याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। आयोडीन की कमी के कारण से गलगंट जिसे हम लोग घेगा नामक रोग कहते हैं, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लगाइए आंसर, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, लगाइए आंसर इसका। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य आपका हो जाएगा। और दिया गया है साधन व्यय करने की तत्परता। तो ये सभी आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो डी वाले अगर कोई छात्र है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करिए, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त में से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जरा अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है। देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का आपका सिंपल सा मतलब है विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण आपका हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिर्माण। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। देखिए उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है दोस्तों आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूचांक के निर्माण में सर्वोत्तम औसत क्या है। देखिए सूचांक के निर्माण में प्रयुक्त कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम औसत क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है, तो पेट्रोल आपका लीटर में मापा जाता है। और पेट्रोल की गुणवत्ता किस में, तो ये आपका ऑक्टेन में। ध्यान रखिएगा पेट्रोल की गुणवत्ता किस में, तो ये आपका ऑक्टेन में मापा जाता है। और ऐसे आप देखिएगा तो आपका लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए एल्केन पूछा जा रहा है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपका रहेगा। चलिए आंसर बताइए, काजर एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए आपका CnH2n+2 होता है, जबकि एल्काइन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका CnH2n-2 होता है, जो ऑप्शन आपको सी में लिखा गया है, ये आपका एल्काइन है। एल्कीन यहाँ पर आपको दिया गया है बी में, CnH2n आपका होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। भारत के अंतर्गत चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम करता है और बिहार के अंतर्गत किशनगंज करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ये पूछा जा रहा है देश कौन सा है, तो मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला में बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था ये आपका कुशीनगर में हुआ था, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि जन्म की अगर बात करेंगे नुम्बली नेपाल में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पोखरण क्या है। राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। तो पोखरण राजस्थान का एक जो है नगर है जिसे पोखरण कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है गोवा में पहला शासक किसका था, पुर्तगाली का। ढूंढिए, ऑप्शन मारिए, सीधा ये सभी प्रश्न आपको जो है रटा गया होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 1510 में पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा किया था, और कब्जा दोस्तों 1961 तक जो है गोवा पर जो है पुर्तगालियों का रहा था। प्रश्न आपका पूछा जाता है गोवा कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1961 तक बना रहा था। भारत में गोवा को कब मिलाया गया है, तो 1961 में। थोड़ा सा बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम 1975 में जो है ये आपका भारत का एक जो है राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोवा पर किसका शासन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का। अगला प्रश्न दिया गया है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। मंत्री परिषद का जो नियुक्ति करता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है आर्टिकल आपका यानी अनुच्छेद आपका 60 के तहत, और राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ये अनुच्छेद आपका 61 में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, देखिए कहा जा रहा है कि ही इज गुड, कहा जा रहा है कि इन बोथ स्टडीज एंड कहा जा रहा है कि गेम्स, यानी कोई है जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो वो आपका जो है पढ़ने भी आपका तेज है, अच्छा है, और गेम्स के लिए भी आपका तेज है। तो यहाँ पर आपका देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पढ़ाई और खेलने दोनों में अच्छा है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों किसी भी कार्य को करना पूछा जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना, यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसे हम लोग कहते हैं। देखिए जो बहुत कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बहुज्ञ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये दोस्तों आपका सही नहीं है। कहा जा रहा है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये आपका गलत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय क्या है, तो बताइए फटाफट आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मित्रों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा जो है सेवाओं का धन मूल्य होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। एग्जाम के लिए देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए जो आपका एनएनपी निकाला जाता है जिसे हम लोग नेशनल नेट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा जीएनपी और माइनस आपका मूल्य ह्रास होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप तुरंत याद कर लेना, क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावनाएं होंगी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। चलिए आंसर बताइए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, टोटल आपका 3 होता है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका जो है राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, ठीक है। किस काल में यह कहा जा रहा है कि युग में पत्थर के औजार
सबसे पहले पाए गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट ले जाने वाले, कहा जा रहा है कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कैलिको कहलाता था। एक बार रिपीट करिएगा, कहा जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाता था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिको कहलाता था। अगला है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है। देखिए सूर्य के सबसे निकटतम अगर मित्रों बात करेंगे तो ये आपका बुध ग्रह है, जो कि आपका सबसे निकटतम है, और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आपके आते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और आपका शुक्र है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और ये देखिए आपका सूर्य से पहला स्थान रखता है, तो यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध। सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंध, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। दोस्तों याद रखना कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन अब देख करके आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी कर लिया हुआ है बेहतरीन तरीका से। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये सभी आपको पता है, डी और ई आपको मैंने करा दिया है। विटामिन ई का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, सॉरी रेटिनॉल नहीं टोकोफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ई का केमिकल नाम आपका टोकोफेरॉल होता है, जो कि अंकुरित अनाज में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाए जाते हैं, और विटामिन ई की कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों याद रखेंगे मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अस्टर्नम, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम हो तो चालकता की इकाई क्या होगा, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर लगाओ इसका फटाफट, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। 87 का आंसर बताइए सभी लोग। 87 का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर ओम, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो आपका रेसिस्टेंस होता है इसका ओम होता है, जबकि आपको पूछा रहे चालकता, तो ये देखिए इसको जब बटे के रूप में करते हैं तो आपका हो जाता है क्या, चालकता, और यही जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य उस समय होता है मित्रों, याद रखना जब किसी पिंड को क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाता है। क्योंकि मित्रों हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, तो आपका FS आपका cos थीटा होता है, और जब किसी वस्तु को आप लंबवत उठाते हैं तो एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर पुट करते हैं cos के जगह पर, तो cos 90 का मान आपका 0 होता है, यानी कार्य आपका ना के बराबर होता है। इस कारण से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। चलिए आंसर इसका सोचिए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, तो ये आपका दोस्तों कहलाता है, वेबसाइट का पहला पेज आपका कहलाता है होम पेज, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जब सोडियम जो है कहा जा रहा है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सबसे देखिए ऋणात्मक तत्व क्या है, तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक यानी कि जो है निगेटिविटी को कौन दर्शाता है, तो आपका फ्लोरीन दर्शाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब कभी क्या होता है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये होगा कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। फिर से एक बार रिपीट करिए, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में जो है सुचालक के रूप में प्राप्त होगा। अगला कहा जा रहा है एक पारद जिसे हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं, मिश्रण कहा जा रहा है कि अनिवार्य घटक है, तो आपका पारा का है, ये सभी आपका कवर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल 100 के स्पीड में चलेंगे, 2 गुना स्पीड के चलेंगे। आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से आंसर इसका करते चलिए, जैसे यूट्यूब में आप 2 गुना करके देखते हो उसी तरह से आपको चलेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दिया है, तो निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आपका है, तो बिल्कुल आप फास्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो हरित गृह प्रभाव होता है या ग्लोबल वार्मिंग यही आपका होता है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। जब कभी क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक ऊंचे पैमाने पर होता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा कहा जा रहा है कि असिस्टेंट कहा जा रहा है लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय वायोश्री योजना, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैरोमीटर का
आविष्कारक कौन है? अच्छा, बैरोमीटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय जो है दबाव को कौन मापता है? तो बैरोमीटर मापता है। और बैरोमीटर का आविष्कारक है ये आपका जो है टोरिसेली। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई टोरिसेली, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किसके अंतर्गत आता है? चलिए, कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की जो आर्थिक गतिविधि है ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, डायरेक्टली आपको याद ही होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी करा दिया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधार की कला, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है किस अधिनियम में नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर कहा जा रहा है भेदभाव को निषेध किया गया है? तो देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत, तो यह आर्टिकल हमारा 70 के अंतर्गत आपको दिया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है किस अधिनियम में नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि ऑ बैंड ई इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, कहा जा रहा है कि ऑ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.एस. नायपाल, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लीजिएगा। अगला कहा जा रहा है अफ्रीकी परमाणु हथियार कहा जा रहा है मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? देखिए कहा जा रहा है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसे कहा जाता है आपका पेल्डिवा संधि। क्या कहा जाता है मित्रों आपका? तो इसे कहा जाता है पेलेंडिवा संधि, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बर्मा के नाम से आपका म्यांमार को जाना जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करने वाले हैं, क्योंकि जो आपका फुल आपका टेस्ट था इसको कंप्लीटली मैंने रिवील करा दिया है। तो प्रॉपर तरीका से आपने देखा कि ये आपका लेवल क्वेश्चन का रहेगा, जो आपका 9th और 10th के समकक्ष आपका 2022 में आपका एग्जाम मित्रों आपका कंडक्ट हुआ था। तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है टेस्ट को लेकर के, तो फटाफट इसके अंतर्गत आप सभी लोग ऐड होंगे, जिसका फी आपको 99 आपको लगने हैं। 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ चीज़ें आपको जो है बता दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 9th और 10th के समकक्ष जितने भी आपका सिलेबस में आपका पैटर्न को फॉलो किया गया है, टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको किसी तरह का जो है प्रॉब्लम या परेशानी आपके नहीं होने हैं। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि तय समय में समय रहते हुए आपकी सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया जा सके। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।